नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं। फिर से एक नया मॉक टेस्ट सॉल्यूशन लेकर आए, उस पर चर्चा करते हैं। आइए। ब्लैक्सिक वाहन पेड़ा आधुनिकीकरण कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? देखो, एक प्रोग्राम चलाया गया था व्हीकल्स को लेके एक प्रोग्राम चलाया जाता है, उसको लेके हमसे पूछा जा रहा है क्या वो प्रोग्राम सही है। ठीक है, ये पहली बात तो ये है कि इतना सिटियों के लिए प्रोग्राम प्रारंभ किया गया था। समझते हैं, इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। यह उत्सर्जन कम करने के लिए पुराने वाहनों को स्क्रैप करने को बढ़ावा देता है। बिल्कुल सत्य बात है। इसका जो टारगेट रखा गया था बच्चों, इस योजना का टारगेट ये था कि जो पुराने वाहन हो चुके हैं, पुराने वाहन यानी कि ओल्ड व्हीकल्स जो हैं, ओल्ड व्हीकल्स को क्या करेंगे, हटा देंगे। उनकी जगह कौन से व्हीकल लेके आएंगे? न्यू व्हीकल्स लेके आएंगे। कैसे व्हीकल लेके आएंगे? हम लोग न्यू व्हीकल लाने वाले हैं, जिससे क्या होगा, पुराने स्क्रैप या पुराने जो पॉल्यूशन कर रहे हैं पुराने वाहन, उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और मेनली ये क्या किया गया था, इस शहरी क्षेत्रों में भी इसका योजना किया गया था। इस योजना का मेनली इफेक्ट कहाँ हुआ था? सिटियों की तरफ हुआ था, यानी कि शहरों में ये योजना लागू की गई थी। ये बात अपने को यहाँ से ध्यान रखना। तो पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय नोडल एजेंसी के द्वारा। बिल्कुल सत्य बात है कि सड़क योजना, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ठीक है, इस मंत्रालय के द्वारा ये प्रारंभ की गई। पहला इसका स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा देखते हैं, यह योजना केवल शहरी क्षेत्रों में ईंधन कुशल नए वाहनों के खरीदारों को प्रोत्साहित करती है। नहीं, हाँ, शहरों में तो था, लेकिन ऐसा नहीं है कि कब सभी को प्रोत्साहित करना था, ऐसा कुछ इसका इंटेंट नहीं था। ये बात ध्यान, शहरों में कम करना था, बट इसमें जो लाइन दी गई है आगे, ईंधन कुशल नए वाहनों की खरीदारों को प्रोत्साहित करना, तो ये थोड़ा सा अपने को सही पॉइंट नहीं है। तो अपने को यहाँ याद रखना है, यहाँ से सी पॉइंट अपने को याद कौन सा रखना है, यहाँ से सी पॉइंट रखना है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विदेशी संस्थागत निवेशों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयर और बॉन्डों की खरीद को क्या कहा जाता है? ठीक है, आपने देखा होगा विदेशी कंपनियां भारतीय शेयर परचेज कर रही होती हैं, तो इस बात को बोला क्या जाता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखो, सबसे पहले आया एक पॉइंट एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका मीनिंग आप समझिएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आप जैसे नाम से प्रतीत हो रहा है कि विदेशी व्यक्ति प्रत्यक्ष तौर पर निवेश कर सकते हैं, प्रत्यक्ष तौर पर निवेश कर सकते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना। जैसे कि अभी अभी हाल ही का एक मैं केस बताता हूं आपको। हमारे देश के अंदर वॉलमार्ट इन्वेस्ट कर सकती है। इलॉन मस्क की कंपनी का क्या नाम है, टेस्ला, वो इन्वेस्ट डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, एफडीआई होती है। इसका मतलब क्या होता है, एफडीआई होता है। दूसरा होता है बच्चों पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, इसमें इन्वेस्टमेंट तो किया जाता है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, हमने इन्वेस्ट कर दिया किसी भी कंपनी में। जैसे मैंने इन्वेस्ट किया हॉटस्टार के अंदर, किसमें इन्वेस्ट कर दिया, हॉटस्टार में इन्वेस्ट कर दिया। हॉटस्टार में इन्वेस्ट करने के बाद मालिकाना जो हक है ना, वो मेरे पास नहीं रहेगा। मालिकाना हक मेरे पास नहीं रहेगा, मालिकाना हक तो किसी और के पास रहेगा। बट मेरा ये रहेगा कि मेरे को प्रॉफिट होगा तो मेरे को मिल जाएगा, बट इतना ही हमारा रिलेशन रहने वाला है। तो हॉटस्टार का ध्यान रखना। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि हॉटस्टार में इन्वेस्ट तो किया है, इन्वेस्टमेंट तो है, लेकिन मालिकाना हक नहीं है बच्चों। क्या मतलब है इस बात का, ऑनरशिप नहीं है, मालिकाना हक आपको नहीं मिलेगा, ऑनरशिप नहीं मिलेगी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। क्लियर हुआ? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, सर आपने इन्वेस्ट तो किया लेकिन मालिकाना हक आपके पास नहीं है, सिर्फ ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, बस आपको प्रॉफिट में एक हिस्सा दे दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट देखो, एफडीआई, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसमें मालिक भी बन रहे हो। तीसरा देखो एनआरआई इन्वेस्टमेंट, भारतीय जो रहते हैं बाहर भारत के, और वो एनआरआई इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। भारत के बाहर रहने वाले कोई भी व्यापार या भारत में कोई भी इन्वेस्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एनआरआई इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। फोर्थ पॉइंट क्या है, फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यही हमारा आंसर होगा
शेयर और बॉन्डों को खरीदना विदेशी अप्रत्यक्ष निवेश होता है। ये कैसा निवेश होता है बच्चों? विदेशी अप्रत्यक्ष निवेश होता है। इससे ही आपको हर चीज का मीनिंग जानना जरूरी है कि एफडीआई क्या है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है, एनआरआई इन्वेस्टमेंट क्या है, फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है। और हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? विदेशी अप्रत्यक्ष निवेश हो जाएगा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। सही, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन सा कार्यान्वयन स्वयं सहायता समूह की अवधारणा पर आधारित है? हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो योजनाएं दे रखी हैं, जो स्कीम दे रखी हैं, इन स्कीमों में से ऐसी कौन सी स्कीम है जो ये बताती है कि स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG या सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है? तो समझो इस बात को। मैं आपको योजना के बारे में बताता हूँ। देखो, एक योजना है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। ये भारतीय राज्य है जितने भी, उनके गांव यानी रूरल वाले क्षेत्रों में गारंटी देगा रोजगार की। किसकी रोजगार गारंटी मिलेगी? रूरल एरियाज में रोजगार की गारंटी देने को लेकर ये बात सत्य है। ठीक है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ये गांव में ये भी रोजगार को लेकर है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, एक ये इस पे बात करेंगे, और एक है नेशनल फूड और वर्क प्रोग्राम। ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया सेल्फ हेल्प ग्रुप कौन सा है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना। इसमें क्या हुआ था वो समझने का प्रयास आप करिएगा। इसी योजना के अंदर लोगों को स्वयं व्यापार के लिए उत्साहित करना था, प्रोत्साहित करना था। स्वयं बिजनेस के लिए क्या करना था? प्रोत्साहित करना था। भैया आप आओ और व्यापार करो, आपको एक इन्वेस्टिंग मनी दे दी जाएगी। तो स्वयं बिजनेस के लिए प्रोत्साहित करना, इसी को बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप। और यही हमसे पूछा जा रहा है कौन सी योजना के अंतर्गत था ये? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना। ये बात ध्यान रखना। पॉइंट क्लियर हुआ यहाँ से? इस ये पूछा गया है कि स्वयं बिजनेस करने से मतलब है। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? सी आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर है यहाँ से? ये सारी बातें आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए। घोड़े भी घास से सेल्यूलोज को पचा सकते हैं, क्योंकि देखो घोड़े जो होते हैं वो घास से सेल्यूलोज को पचा लेते हैं। अब सेल्यूलोज के लिए क्या इंपॉर्टेंट बात बोली गई है भाई? हॉर्सेज में, घोड़े में क्या एक्स्ट्रा चीज पाई जाती है? सुनिए अब। ठीक है। वे जुगाली करने वाले और उनके दो पेट हैं, उनके पास एक लंबी एलिमेंट्री कैनाल है, उनके पास पश्चांत्र है, और वे सेल्यूलोज को पचा नहीं पाते। इनके पास क्या होता है? दी हैव हिंडगट होती है। इनके पास क्या होता है? पास पश्चांत्र होता है, जिसके कारण ये सेल्यूलोज को पचा लेते हैं। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। पौधों में से किस प्रक्रिया के कारण रेडियो कार्बन डेटिंग से उनकी उम्र का अनुमान लगाना संभव है? देखो आपने देखा होगा, हमने आजकल हम न्यूज़ों में देख ही लेते हैं, इतना पुराना पेड़ मिला है, इतने पुराने हमें अवशेष मिले। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट कोई ना कोई नई इन्वेंशंस करता रहता है, नहीं चीजों को पता लगाता रहता है। तो उस एवज में वो किस तरीके से एज को वेरीफाई करते हैं कि भाई ये कितने साल पुराना है, तो ये कार्बन रेटिंग के अकॉर्डिंग लगाते हैं, जिसमें C14 का नाम यूज किया जाता है। तो अब C14 का यूज किया जाएगा फोटोसिंथेसिस के आधार पर। ठीक है ना। तो पौधे में किस प्रक्रिया के कारण रेडियो कार्बन डेटिंग से उनकी अनुमान लगाया जाता है? तो वो होता है प्रकाश संश्लेषण। किसके द्वारा? फोटोसिंथेसिस के द्वारा पता लगाया जाता है। ये बात ध्यान रखना, किसके द्वारा पता लगाया जाता है? फोटोसिंथेसिस के द्वारा कार्बन रेटिंग या C14 के नाम से जो जानी जाती है उसका पता लगाया जाता है। आओ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक नहीं है? मौर्य शासक की जो नींव डालते हैं घनानंद को हराकर, यानी नंद वंश के शासक को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य एक नींव डालते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद राजा बनते हैं बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद बनते हैं अशोक। उसके बाद कंटिन्यूटी जो होता है, मौर्य एम्पायर कंप्लीटली डिक्लाइन कर जाता है। ठीक है। तो 3 लोग हमें याद रखने। सबसे पहले याद कौन रखना है? अशोक को याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य को याद रखना है, बिंदुसार को याद रखना है, और अशोक को याद रखना है। 3 लोगों को हमको याद रखना है। उसके अलावा जो व्यक्ति मिलेगा वो क्या है? अदर मौर्य डायनेस्टी है। देखो चंद्रगुप्त मौर्य ये कौन है? ये संस्थापक है मौर्य डायनेस्टी के, मौर्य राजवंश के संस्थापक, मौर्य राजवंश के संस्थापक, यानी कि फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। ये बात ध्यान रखना। ठीक है। फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी कौन है? वो है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो राजा बनते हैं वो कौन बनते हैं? बिंदुसार। ठीक है। ये बात ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद राजा कौन बनते हैं? बिंदुसार। बिंदुसार जिसको राजा बनाना चाहते हैं वो होता है बच्चों इनका बेटा, प्रिय बेटा सुसीम। किसको राजा बनाना चाहते हैं? ये सुसीम को राजा बनाना चाहते हैं, लेकिन ये अयोग्य साबित होता है, और इसकी फील्डिंग कौन सेट कर देता है? इसकी फील्डिंग सेट करता है अशोक।
ये बात ध्यान रखना। अशोक के समय पे युद्ध हुआ था कलिंग युद्ध। अशोक के टाइम पर कौन सा बैटल हुआ था? कलिंग बैटल हुआ था, जिसमें इसका हृदय परिवर्तन होता है। ठीक है। और अजातशत्रु, अजातशत्रु मौर्य वंश से ताल्लुक नहीं रखते हैं, यानी कि हमारा आंसर क्या पूछा गया? नॉट पूछा गया है। ठीक है, नॉट रिलेटेड है, नॉट रूलर रिलेटेड टू मौर्य डायनेस्टी, वो है अजातशत्रु। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, अजातशत्रु मौर्य डायनेस्टी से संबंध नहीं रखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर, नंद वंश को हराकर क्या नींव डाली? किस राजवंश की नींव डाली थी? तो इन्होंने नींव डाली थी मौर्य राजवंश की। आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, चाणक्य, और चाणक्य की एक पुस्तक है, चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या है बच्चों? वो है अर्थशास्त्र। पुस्तक का नाम क्या है बच्चों? अर्थशास्त्र। तो आपको याद रखना अर्थशास्त्र के बारे में। ठीक है ना, आओ आगे बढ़ते हैं। गैल्वेनाइजिंग ए धातुक्रम प्रक्रिया जिसका उपयोग स्टील या लोहे के कवर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जस्ता, क्रोमियम, सीसा, तांबा। तो ये होती है जिंक की। किसकी होती है? जिंक की, तांबे की होती है। ये बात समझ में आई कि नहीं है? तो ये आप ध्यान रखना, 32 में आपको ए आंसर यहाँ से याद रखना है। क्लियर, समझ में आएगा नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को जानने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के क्रस्ट के द्रव्यमान में सर्वाधिक गैस पाई जाती है? ये क्वेश्चन है, सर्वाधिक राशि में मौजूद है प्रतिशत के मामले में। ठीक है, द्रव्यमान में। ठीक है, जैसे अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन आता है, फिर इसके बाद ऑक्सीजन आता है, फिर अदर गैसेज आती हैं। लेकिन इसने पूछा है मास के रूप में, तो मास के रूप में कौन सी गैस है? 46% के लगभग ऑक्सीजन होती है। 46% के समथिंग कौन सी गैसेज होती है? तो वो होती है ऑक्सीजन। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, ऑक्सीजन का निर्माण फोटोसिंथेसिस के समय होता है, जो अभी हम हाल ही में डिस्कस कर रहे थे। पौधे जब फोटोसिंथेसिस की करते हैं तो ये बात ध्यान रखना, तो ऑक्सीजन गैस निकलती है और वो ऑब्जर्व जो करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं। जीटी रोड किसके शासन में बनाई गई थी? ये 16वीं शताब्दी में बनाई जाती है जीटी रोड, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जीटी रोड बहुत फेमस है, ग्रांड ट्रैंक रोड भी बोलते हैं इसको, जीटी रोड। जीटी रोड जो बनाई जाती है बच्चों, इस 16वीं शताब्दी में बनाई जाती है। कब बनाई जाती है? 16वीं शताब्दी में बनाई जाती है। ठीक है ना, किसके द्वारा बनाई जाती है? 16th सेंचुरी, लिख लीजिए एक बार इसको, 16th सेंचुरी। ठीक है, कब किसके द्वारा? तो ये निर्माण किया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा निर्माण किया गया था? तो निर्माण किया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। ये बात ध्यान रखना। ये बंगाल के, अभी जो बांग्लादेश में चिट्टागोंग, बंगाल के चिट्टागोंग नामक जगह से, ठीक है ना, ये लाहौर काबुल तक जाती है। काबुल कहां पे है? तो ये है अफगानिस्तान में। ये बात ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी रोड थी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, किसने बनवाई? शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया था। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? हमसे पूछ रहा है कार्बोरेटर। आपने गाड़ियों में सुना होगा बच्चों कार्बोरेटर के बारे में, आपने गाड़ियों में कार्बोरेटर के बारे में सुना होगा। जैसे कि अपन मुझे याद, जैसे अभी अभी आप सुनते होंगे कि आपकी पुरानी गाड़ी को याद करना, तो आपके फादर साहब ये बोलेंगे कि अभी वाली गाड़ियों में ना कार्बोरेटर नहीं आ रहा है, अभी वाली गाड़ियों में कि कार्बोरेटर नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ सुना होगा। तो कार्बोरेटर हम टू व्हीलर के लिए बात करते हैं, टू व्हीलर ज्यादातर चलते किससे हैं? मोस्टली वो चलते हैं पेट्रोल से। तो कार्बोरेटर की जो समस्या होती है, कार्बोरेटर जो इंजन होता है वो किन व्हीकल्स में होता है? वो पेट्रोल इंजन में होता है। बात समझ में आई कि नहीं है? घरों में ये नॉर्मल बात है और हमने ये सुनी होगी। ठीक है ना, आओ आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा, गुब्बारा तो रबड़ का ही होता है, ठीक है, ऊपर जाकर फट जाता है। हाइड्रोजन के भार के कारण वायु दाब का बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, वायु दाब घट जाता है। ठीक है, वायु दाब घट जाने के कारण ये क्रियाक्रम होता है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है ना, आओ आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र कब दिया था? सुभाष चंद्र बोस 1893 कटक में इनका जन्म होता है। ठीक है, और आजाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं और प्लेन क्रैश में इनकी डेथ हो जाती है। ये थोड़ा सा इनका परिचय है। ठीक है, इन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यानी कि सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1893 कटक में हुआ था। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, इन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया था, उसमें टॉप 5 रैंक में आते हैं ये। ठीक है, आजाद हिंद फौज की स्थापना की, आजाद हिंद फौज की स्थापना की।
इसके अलावा, ठीक है, आजाद हिंद, उन्होंने एक नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं, तुम मुझे खून दो, खून, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये आपने किया, आपने एक बात ध्यान रखना। इसके अलावा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं, जय हिंद, जय हिंद जो कहा किसने कहा, वो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा। इन्हें कांग्रेस अधिवेशन में जो अध्यक्ष बनाया गया था वो बनाया गया था 1938 में। कांग्रेस का जो अध्यक्ष बनाया गया 1938 में, और त्रिपुरा सम्मेलन के दौरान ये क्या करते हैं, ये रिजाइन कर देते हैं 1939 में। तो त्रिपुरा अधिवेशन के समय इन्होंने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया है। ये बात आप लोग इनके बारे में ध्यान रखना, ठीक है। तो आंसर तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 39 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की मुख्य विशेषता नहीं है, ग्राम सभा, राज्यसभा, 3 सोपान प्रणाली, राज्य योजना आयोग। तो भैया ये जो किया गया था त्रिस्तरीय सरकार को लेके किया गया था, और त्रिस्तरीय जो सरकार है वो किससे संबंध नहीं रखती है, त्रिस्तरीय सरकार संबंध नहीं रखती है डी से, यानी कि राज्यों से, ठीक है। राज्य योजना आयोग से कोई संबंध नहीं रखती है, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, श्रीनगर जो है किस नदी के किनारे स्थित है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो श्रीनगर जो स्थित है वो झेलम नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर किसी की नदी के किनारे स्थित है, झेलम नदी के किनारे स्थित है, झेलम नदी के किनारे स्थित है कौन, श्रीनगर। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा कि लखनऊ शहर किस नदी के किनारे है, आपसे पूछा जाएगा कि सर पाटलिपुत्र यानी कि पटना शहर किस नदी के किनारे स्थित है, पटना शहर के बारे में पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि मथुरा किस नदी के किनारे है, आपसे पूछा जाएगा कि सर कानपुर किस नदी के किनारे है, आपसे पूछा जाएगा कि सर दिल्ली किसके किनारे पर है, आपसे पूछा जाएगा कि सर कोलकाता किस नदी के किनारे पर है। ये बहुत महत्वपूर्ण शहरों के मैं नाम आपको बता रहा हूँ। आगरा किस नदी के किनारे पर है, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो मैं एक एक करके इन सबका आंसर करता हूं। देखो आओ, लखनऊ है गोमती नदी के किनारे पर, लखनऊ किस नदी के किनारे पर है बच्चों, यह है गोमती नदी के किनारे पर। पटना किसके नदी के किनारे पर, यह है गंगा नदी के किनारे पर, गंगा रिवर के ये किनारे पर है, ठीक है ना। आपसे पूछा जाएगा मथुरा किसके किनारे पर है, तो मथुरा है यमुना नदी के किनारे पर। कानपुर किसके नदी के किनारे पर, गंगा, और गंगा के शहर, गंगा के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर भी कौन सा है, तो कानपुर है, ठीक है। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो दिल्ली बसा हुआ है यमुना नदी के। आपसे कोलकाता का पूछा जाएगा, कोलकाता बसा हुआ है हुगली नदी के किनारे। आगरा बसा हुआ है बच्चों यमुना नदी के किनारे। ये सारी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है भैया। बात समझ में नहीं आई, दिल्ली यमुना नदी, कोलकाता हुगली नदी, आगरा यमुना। आपसे पूछा जाए कि अयोध्या किस नदी के किनारे, तो अयोध्या भी याद रखना, तो अयोध्या है सरयू नदी के किनारे। अयोध्या किस नदी के किनारे है, तो यह है सरयू नदी के किनारे। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बात भी अपने को यहां से याद रखनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक संशोधन द्वारा स्थापित किया गया था, संविधान संशोधन के बाद एक नया आयोग बनाया गया था, वो कौन सा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, तो वह नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं है, ठीक है ना, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। मोहरोविकिक असंबद्धता के बीच एक सीमा के रूप में जाना जाता है, तो किसकी सीमा के बीच में जाना जाता है, पृथ्वी का क्रस्ट मेंटल, सियाल सीमा, लेथोस्फीयर और एक्सोस्फीयर, मेंटल पृथ्वी को, तो पृथ्वी और क्रस्ट मेंटल, पृथ्वी का क्रस्ट और मेंटल के बीच में ये जाना जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। जैसे पृथ्वी की हम बात की जाए तो ऐसे करते हैं, एक ये आता है, एक आता है, ये होता है क्रस्ट, मेंटल और कोर, ऐसे करके, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मृत्यु दंड को माफ कर सकता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत देश में, राष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक, राष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेश के अध्यक्ष और प्रशासक, या केवल राष्ट्रपति, ओनली प्रेसिडेंट। कौन कर सकता है, ये ओनली प्रेसिडेंट कर सकता है। बात समझ में आई कि नहीं। और हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन थे बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे।
अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। द्रौपदी ये बात भी अपने को यहां से याद रखनी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कम आबादी वाला देश है? सबसे कम आबादी मालदीव, मॉरिशस, नेपाल या भूटान? तो कौन सा है बच्चों? भूटान है। निम्नलिखित में से किसे दुनिया के कॉफी पोर्ट के रूप में जाना जाता है? तो सैंटोस को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? सैंटोस को जाना जाता है। एक चालक छड़ एक समान चुंबकीय क्षेत्र V के लंबवत वेग के V के साथ घूम रही है। यदि V और B दोनों के लंबवत छड़ की लंबाई L है तो इसके सिरों पर प्रेरित EMF किसके द्वारा दिया जाएगा? तो VLV के द्वारा दिया जाएगा। द्वारका में बनने वाला आगामी क्रिकेट स्टेडियम में पिंक स्टैंड का नाम किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया? तो पिंक स्टैंड का नाम रखा गया भारतीय वुमेन टीम की कैप्टन हरमनप्रीत कौर के नाम पर। ठीक है, द्वारका गुजरात में, और ये स्टैंड जो बना है बच्चों, स्टैंड जो बना है इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की क्या है? ये कैप्टन है। क्या नाम है? नाम है इनका हरमनप्रीत कौर। ये हाल ही में भारत ने 2025 में आईसीसी वर्ल्ड कप जीता है, आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप। उसकी कैप्टन कौन थी? उसकी कैप्टन भी कौन थी? हरमनप्रीत कौर। भारत को महिलाओं की श्रेणी में पहली बार वर्ल्ड कप जिताने वाली जो कैप्टन है वो है हरमनप्रीत कौर। ये वर्ल्ड कप भारत में ही हुआ था। ठीक है ना, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ब्रिक्स की अध्यक्षता के तहत किस देश ने पहली बार ब्रिक्स युवा समन्वय 2026 का आयोजन किया है? वो है इंडिया। वो भारत के द्वारा ये किया जा रहा है। मार्च 2026 में तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? थावरचंद गहलोत, बहादुर दत्तात्रेय, तमिलिसाई सौंदरराजन या शिव प्रताप शुक्ला ने। किसने ली है? शिव प्रताप शुक्ला ने हाल ही में शपथ ली है। एशिया कप तीरंदाजी 2027 का दूसरा चरण भारत के किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? देखो, तीरंदाजी का जो आकलन है वो किया जा रहा है दिल्ली के अंदर। कहाँ पे किया जा रहा है? दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है बच्चों। भारत की राजधानी दिल्ली में, और किस नदी के किनारे मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, तो ये है यमुना नदी के किनारे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त किस शहर से जारी की गई है? तो वो जारी की गई गुवाहाटी से। असम का शहर है गुवाहाटी, यहाँ से ये जारी की गई है। ऐसे करके हमने आज के क्वेश्चंस को, आज की चीजों को सॉल्व किया। वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।